दोस्तों नमस्कार। तो ये हमारी ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया की 4th PYQ की क्लास है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पीएससी, यूपीएससी या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उन सब के लिए यह हमारी क्लास बहुत ही ज़्यादा सहायक सिद्ध होती है। तो आप अपनी तैयारी को इस क्लास के माध्यम से और भी बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ आप अपना मूल्यांकन करते हुए इस टॉपिक में और भी बेहतर अपने कमांड बना सकते हैं। तो हम लोग देर न करते हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा ये रहा पहला प्रश्न कि नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है। यहाँ ये पूछा जा रहा है अवरोही क्रम मतलब बढ़ते से घटता हुआ क्रम। इसमें क्या है, कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है कि अवरोही क्या है, आरोही क्या। आरोही में बढ़ता हुआ क्रम होता है, यानी छोटे से बड़े की तरफ हम जाते हैं, और अवरोही में बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, यानी कि यहाँ हम डिसेंडिंग की बात कर रहे हैं। तो इनमें जो नदियां हैं गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती, इनका सही अनुक्रम आपको दर्शाना है। तो इनमें क्रम आप देख सकते हैं ABC करके हैं, गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और महानदी। तो इसका जो सही आंसर है वह है गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। तो इसका आंसर आपको पता चला कि कौन सा है। अब इसमें बात करें हम कि इनकी एक एक करके हम लेंथ की बात करते हैं कि कौन नदी कितने लेंथ की है ना। तब तो हमें ये पता चलेगा इसके बारे में। तो एक एक करके हम इनको लिखते हैं। पहला गोदावरी की बात करें हम, गोदावरी 1465 किलोमीटर प्रवाहित होते हैं। इनके आपको जो है, तो अब हम यहाँ ये नहीं बताने जा रहे हैं कि कहाँ ओरिजिन हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने 2-3 क्लासों में इनके बारे में बात की हुई है कि इसका कहाँ ओरिजिन होता है, किन किन राज्यों में प्रवाहित होती है। इसके बाद नर्मदा की बात करें हम, नर्मदा, तो नर्मदा है 1312 किलोमीटर। ये आप ज़रूर याद रखेंगे इनके किलोमीटर। महानदी की बात करें, महानदी, तो महानदी है 851 किलोमीटर। और ताप्ती, कौन सी, ताप्ती, तो ताप्ती की बात करें तो 724 या 25 कहीं कहीं भी मिलता है, तो 724 किलोमीटर। तब आप क्रम देख सकते हैं कि पहला ये है, फिर सेकंड ये है, थर्ड ये है एंड फोर्थ ये है। इनमें से अगर बात की जाए, ये दो नदियां ऐसी हैं जो यूनिक हैं। ये दो नदियां कैसी हैं, यूनिक हैं, क्योंकि ये बहती हैं किस में, रिफ्ट वैली में। पहले भी हम लोगों ने बात की हुई, किस में बहती हैं, ये रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती हैं और अरेबियन सी में अपना जल विसर्जित करती हैं। और शेष दो नदियाँ ये जो हैं गोदावरी, महानदी, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी पे अपना जल विसर्जित करती हैं। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न ये है कि प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की डेल्टा नहीं है, एक बात। दूसरा यह कह रहे हैं कि ये नदियां अपने साथ जलोढ़ अवसाद नहीं लाती। इन दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज़ें सही हैं। तो ए और दो दोनों सही हैं, या दोनों गलत हैं, या स्पष्टीकरण नहीं करते हैं, या ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है, इस तरह आपको बताने हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए, यानी कि इसमें दोनों बात सही है। पश्चिम की ओर बहती हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, तो फिर बनाती क्या हैं, तो ये बनाती हैं ज्वार नद मुख, ज्वार नद मुख, जिसे सामान्यतः आप सुनते हैं एस्चुरी। ठीक, एस्चुरी आप नाम सुनते हैं, तो ये बनाती हैं। अब थोड़ा यहाँ हम ये समझ लें कि आखिरकार एस्चुरी क्या है और एक और नदियाँ बनाती हैं डेल्टा। इन दोनों बारे में थोड़ा थोड़ा इनके बारे में समझ लें। तो एस्चुरी ऐसी है कि जहाँ नदी अपना एंड होती है, जहाँ इसका मुख होता है, यानी कि जहाँ से इसकी जल जो है तो विसर्जित होता है सागर में या किसी और में, तो वहाँ ये अपने मुख के सामने सिल्ट को या अवसाद को जमा नहीं करती हैं।
जैसे मानिए कि एक नदी ये प्रवाहित हो रही है जैसे, तो सामान्यतः नदियाँ क्या करती हैं कि अपने इस मुख में यहाँ सेडिमेंट जमा करती हैं इस तरह, और ये इसी सेडिमेंट के कारण इस नदी में क्या बना है, इतने ज़्यादा मुख बने हैं। तो ये क्या है, यही जो होता है ये डेल्टा होता है। ठीक, डेल्टा है क्योंकि यहाँ इन्होंने सेडिमेंट डिपॉजिट किया है। ठीक, ये सामान्यतः आपको नदियों में देखने को मिलता है कि अपने मुख के सामने ये अवसाद जमा करते हैं। लेकिन एस्चुरी में क्या है कि जहाँ नदियाँ गिरती हैं तो वो ऐसा कुछ नहीं बनाती, उनकी ऐसी ही धारा रहती है, यानी कि इनके मुख में नो सेडिमेंट। क्या है, नो सेडिमेंट। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है, यानी कि इनके मुख में सेडिमेंट नहीं होता है। तो अरब सागर में एक्चुअली में जो नदियाँ गिरती हैं वो सेडिमेंट अवसाद यानी नहीं जमा पाती हैं। तो अधिकांशतः नदियाँ क्या है, एस्चुरी का ही निर्माण करती हैं, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं जब फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया की क्लास कर रहे थे, तो ये जो पार्ट है ये ऊंचा है तुलना में इसके। तो जब यहाँ से नदियाँ आती हैं तो तीव्रता के साथ गिरती हैं, तीव्रता से क्या होती हैं, गिर जाती हैं। तो इसलिए जो सेडिमेंट है यहाँ जमा ही नहीं हो पाता, वो फ्लैश हो जाता है दूरी। तो इस वजह से यहाँ जो नदियाँ हैं वो ज्वार नद का निर्माण करती हैं, ना कि डेल्टा का। तो इतना डिफरेंस आप याद रखें कि ज्वार नद क्या है, जहाँ अपने मुख पर नदियाँ सेडिमेंट का जमा नहीं करती हैं, और डेल्टा क्या है, नदियाँ अपने मुख पर सेडिमेंट का जमा करती हैं। सिंपल सा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है। यहाँ गांधी सागर बांध के बारे में बात की जा रही है। चंबल परियोजना का, कोसी परियोजना का, दामोदर घाटी परियोजना का, या भाखड़ा नांगल परियोजना का। तो इसका जो सही आंसर है वह है चंबल परियोजना। अब इस चंबल परियोजना में ये बनाया गया, तो इसके बारे में पहले हम थोड़ा जान लें चंबल को, कि चंबल जो रिवर है क्या है, चंबल रिवर, यह रिवर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा होते हुए उत्तर प्रदेश में आके इटावा के पास किसमें, यमुना नदी पर यह अपना जल विसर्जित कर देती है। ठीक, इतना ये करती है। तो यहाँ तक तो ये समझ में आया। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें गली इरोजन है। क्या है, गली इरोजन। गली इरोजन बोले तो अवनालिका अपरदन। क्या, अवनालिका। अवनालिका में क्या है कि बड़े बड़े खड्ड बन जाते हैं। क्या है ये, बड़े बड़े खड्ड, याद रखें, बड़े बड़े खड्ड बन जाते हैं। अब इस खड्ड के कारण, ये जो बड़े बड़े खड्ड बने, तो यहाँ मृदा एकदम से ख़त्म, पथरीली ज़मीन हो जाती है, एग्रीकल्चर लायक लैंड बचती ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इस वजह से इस समस्या को दूर करने के लिए इसमें ये परियोजनाएं लाई गई, ताकि कुछ डैम बनाए जाएं, बांध बनाए जाएं, ताकि इसके पानी को रोका जा सके, जिसके माध्यम से ऐसी समस्याएं ना हों और प्राकृतिक के तौर पर संतुलन बने और मृदाओं का इतनी भारी मात्रा में कटाव ना हो। तो इसलिए इस परियोजना का निर्माण किया गया। तो इस परियोजना को राजस्थान और मध्य प्रदेश इन दोनों के साथ मिलकर बनाया गया। तो अब बात करते हैं कि इसमें इस परियोजना में कई डैम बनाए गए। तो पहला, जैसा कि गांधी सागर हमने देखा है, तो मध्य प्रदेश में गांधी सागर, क्या है, गांधी सागर बनाया गया। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में राणा सागर, राणा सागर डैम है। फिर जवाहर सागर, क्या है, जवाहर सागर, और कोटा डैम बनाया गया। इसमें कोटा डैम भी, तो यानी कि इनके माध्यम से इसके पानी को रोकने की कोशिश की गई, ताकि ऐसे समस्याएं ना हों।
तो ठीक, तो इसका नदी का ओरिजिन कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, किन किन क्षेत्रों में जाके मिली ये भी पता चल गया, किसकी सहायक नदी है ये भी आपको पता चल गया, कितने क्षेत्र में जो है। तो इसमें बड़ी समस्या क्या है, गली इरोजन क्या है। गली इरोजन के बारे में हमने जो है तो पहले बात की हुई है कि इरोजन जो है तो वाटर से कितने प्रकार की इरोजन है, रिल इरोजन क्या है, सीट इरोजन क्या है, तो इस तरह हमने बातें की हुई हैं। तो आपको अब यहाँ ये समझ आया। अब बात करें अगर कोसी का, तो कोसी नदी में क्या है कि यह एक, पहली बात तो हिमालयी नदी है। कैसी है, हिमालयी नदी है। तो हिमालयी नदी होने के साथ साथ ये कई धाराओं में, इसकी बड़ी विशेषता है कि कई छोटी छोटी धाराओं से बनी थी। तो ये नदी में अरुण कोसी, तुमुर कोसी, सप्त कोसी, सुन कोसी, तो इस तरह 3 धाराओं में 7 धाराएं, फिर 3 धाराएं, फिर ये जाके फाइनली कोसी नदी बनी। इस नदी की बड़ी विशेषता यह है कि इसे बंगाल का शोक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बंगाल का शोक, सौरो ऑफ क्या, सौरो ऑफ बिहार, हमने बंगाल बोल दिया था उसे, आप सौरो ऑफ बिहार, बिहार का इसे शोक बोला जाता था, क्योंकि यह नदी भी बहुत भारी मात्रा में सेडिमेंट लाती है और 1-2 नहीं 100 किलोमीटर क्षेत्र में इसने अपने मार्ग को बदला है इस नदी। तो इस समस्या को दूर करने के लिए इसमें ये नदी के दोनों तटबंध पे, ये जो तटबंध हैं, इस तटबंध को पक्का किया गया है। क्या, सीमेंट से इस तटबंध को पक्का किया गया ताकि यह अपने क्षेत्र को ना बदले। तो इस वजह से इसमें कुछ परियोजनाएं बनाई गई। दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना में भारत जब आज़ाद हुआ तो वह इसमें यह पहली ऐसी नदी घाटी परियोजना है जिसमें बनाई गई 1948 में। भाखड़ा नांगल बांध की बात करें तो यह सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया। इसकी बड़ी विशेषता यह है कि यह भारत में ग्रेविटी के आधार पर सबसे बड़ा, क्या है, ग्रेविटी के आधार पर सबसे बड़ा डैम माना जाता है। तो ये इनके अपने कुछ फीचर्स थे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर जल्द मिलते हैं। आप अपने सुझाव ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इस क्लास में और भी कितने डेप्थ देना है या कैसे करना है, इसके बारे में आप ज़रूर अपना सुझाव देंगे। साथ ही साथ इस क्लास को शेयर भी करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद। तब तक के लिए आप लोग बढ़ते रहें।